Hello everyone. The topic I am going to start today is arbitration. It is the another tool which is discussed under dispute settlement machinery. So first of all, who is an arbitrator? Arbitrator होता क्या है? So arbitrator एक ऐसा person है who holds hearings, जो दूसरे की बात सुनता है, determines the effects and applies rules and laws, जो बात सुनने के बाद उसके ऊपर रूल्स को लॉज को उन फैक्ट्स पे अप्लाई करता है, डिटर्मिन करता है कि व्हाट इज़ द इशू, एंड देन ही इशू डिसीजन एंड ग्रांट अवार्ड्स, और उसके बाद उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है या जो भी अवार्ड्स है वो ग्रांट करता है. सो ये होता है आर्बिट्रेटर. सो व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन? तो आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस हो गया. सो इट इज़ ईदर वॉलंटरी और कंपल्सरी. आर्बिट्रेशन वॉलंटरी अपनी मर्जी से भी हो सकती है, ये आपके ऊपर कंपल्शन भी हो सकती है. ये एक ऐसा डिसीजन है जो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, दोनों को मानना ही पड़ेगा. आर्बिट्रेटर गिव्स हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस सबमिटेड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. सो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने उस इशू को आर्बिट्रेटर के सामने लेके जाएंगे. आर्बिट्रेटर एक थर्ड पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जो न्यूट्रल है, किसी की फेवर में नहीं है, ऐसे एज सच किसी की तरफ से नहीं है. तो उन्होंने आपसी रजामंदी से दोनों पार्टीज ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है. आर्बिट्रेटर जो अपने जजमेंट देगा उस प्रॉब्लम के ऊपर, उसको सुनने के बाद, तो वो उसने जो जजमेंट देनी है वो एविडेंस जो भी प्रेजेंट किए जाएंगे उसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से, उसके बेसिस पे ही आर्बिट्रेटर जो है वो अपनी जजमेंट सुनाएगा. Here the parties are forced to arbitration by power of state. This method of settling dispute is used when the parties fail to solve them by voluntary method. अगर जो parties हैं वो आपस में अपने issues को resolve नहीं कर पाई मिल बैठ के discussion करके या meeting करके, तो उनको लग रहा है कि हम आपस में तो किसी सहमति पे नहीं पहुंच सकते, तो उस केस में जो उनका इशू है, जो उनका प्रॉब्लम है, देन वो आर्बिट्रेटर को ही आगे रेफर कर दिया जाता है. तो फिर आर्बिट्रेटर उसमें इंटरफेयर करेगा और देन वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा. दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद देन आर्बिट्रेटर जो है वो अपनी जजमेंट देता है. देन वी हैव टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. तो आर्बिट्रेशन इस बेसिस पे दो तरह की हो सकती है. वन में भी और वॉलंटरी, इट में बी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और इट में बी कंपल्सरी आर्बिट्रेशन. तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन वो होगी जहाँ पे जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो खुद अपनी मर्जी से ही एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रही हैं, आपसी रजामंदी से, आपसे एग्रीमेंट करके कि हाँ फलाने बंदे को हम सो एंड सो पर्सन को हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो वो आपसी सहमति से एक पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं. तो दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन. इस केस में जो भी उस आर्बिट्रेटर का रिजल्ट आता है, जो जजमेंट आती है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. पार्टीज के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उसकी बात को माने. अगर उनको लग रहा है कि वो डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसकी बात को नहीं भी मान सकती, उसकी जजमेंट को फॉलो ना भी करें, इट्स ओके. एंड इफ इट इज कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, देन जो पार्टीज हैं उनको, उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है उस केस में अपने एक तो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास सबमिट करना, और अगर जो पार्टीज हैं उन्होंने कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के अंडर अपना केस रेफर किया है आर्बिट्रेटर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर जो भी जजमेंट देगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज टू अ डिस्प्यूट. दोनों पार्टीज को उस डिसीजन को, उस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. देन इज सबमिशन ऑफ अवार्ड. आर्बिट्रेटर किस तरह से अपनी जो जजमेंट है, जो डिसीजन है वो कैसे देता है, उसका क्या प्रोसीजर है. सो आर्बिट्रेटर आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द डिस्प्यूट हैज़ टू सबमिट हिज अवार्ड टू द गवर्नमेंट. तो आर्बिट्रेटर को क्या करना पड़ता है, डिस्प्यूट को सुनने के बाद उसके ऊपर जो भी अवार्ड, जो भी जजमेंट वो पास कर रहा है वो उसने कम्युनिकेट करना है या सबमिट करना है गवर्नमेंट को. देन जो अवार्ड है, जो भी जजमेंट आर्बिट्रेटर की तरफ से पास की जाती है, उसमें सेम उतनी ही पावर होती है, उतने ही वो कैपेबल होती है जितनी एक नॉर्मल लेबर कोर्ट की जजमेंट में पावर है. जितना आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं वैसे इसको भी करवा सकते हैं. और जो भी जजमेंट पास की गई है उसके ऊपर आर्बिट्रेटर को अपने साइन करने हैं. जिस टाइम पे आर्बिट्रेटर अपने वो जजमेंट लिखेगा, रिटन फॉर्म में देनी है, तो उसमें उसको ये इंश्योर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवार्ड है दैट इज़ इन लाइन विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. जो भी उसको रेफरेंस की टर्म्स दी गई थी उसके अकॉर्डिंग है. ये आपका जजमेंट जो प्रिसाइज है, डेफिनेट है, ये ऐसा है जो इन्फोर्सिएबल है, यानी कि जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है.
देन अवार्ड जो है उसके ऊपर डेट और मेंशन होनी चाहिए और स्पेसिफिक पीरियड भी मेंशन होना चाहिए जितने टाइम में आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। देन अवार्ड ऐसा होना चाहिए जिसको बनाते टाइम किसी और लॉ की कोई भी प्रोविज़न जो है उसको वायोलेट नहीं किया गया, कोई कानून की और धारा जो है वो तोड़ी नहीं गई। एंड लास्ट इज़ अवार्ड जो है उसमें सफिशेंट रीज़न होना चाहिए कि आर्बिट्रेटर ने अगर ये डिसीज़न लिया है तो वो क्यों लिया है, उस डिसीज़न का जो बेस है वो क्या है। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर हम डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए आर्बिट्रेशन वाला टूल जो है, जो ऑप्शन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसके फ़ायदे क्या हैं एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर्स को। फर्स्ट इज़ द फेयरनेस। तो यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं दे हैव अ से इन द सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। उनके पास से पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो बोल सकती हैं जिस टाइम पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है या सिलेक्ट किया जाता है कि हमें किस पर्सन को आर्बिट्रेटर रखना है या किसको नहीं रखना। सो पार्टीज़ आर हर्ड इंडिविजुअली इन एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। सो ये बिल्कुल एक फेयर सिस्टम है, दोनों पार्टीज़ को बोलने का यहाँ पे पूरा मौका मिलता है। देन सेकेंड एडवांटेज इज प्रिजर्व टाइम। The process of arbitration preserve time loss of not only the parties but also save the time of the court. So ultimately अगर आप arbitrator के थ्रू अपना केस जो है या डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं तो उससे आपका जो पार्टीज़ हैं उनका तो आपस में टाइम बचेगा ही, इसके साथ साथ वो जो आपका डिस्प्यूट था उसको आप कोर्ट में नहीं लेके गए, सो इट सेव्स द टाइम ऑफ कोर्ट ऑल्सो। सो मोस्ट ऑफ द सिविल केसेस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बी रिजॉल्व बाय द कोर्ट्स। यूजुअली आपने देखा है कि जो हमारे कोर्ट है उसमें बहुत सारे जो केसेस होते हैं, सिविल केसेस, वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो अगर आप अपने केस को कोर्ट में ले जाने की बजाय आर्बिट्रेटर के थ्रू उसका डिसीजन निकलवा लेते हैं तो ऑब्वियसली यू आर सेविंग योर एज वेल एज कोर्ट्स टाइम। देन थर्ड एडवांटेज, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। सो इन कंपैरिजन कि आप अपना जो केस था या जो डिस्प्यूट था उसको कोर्ट में लेके जाएं, एडजकेशन के लिए उसको रेफ़र करें, इसके बजाय आर्बिट्रेशन में आपको उसकी कॉस्ट इन कंपैरिजन टू कोर्ट कम पड़ती है। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। सो इसी वजह से बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। Then next is confidentiality. So recent amendment to the Arbitration and Conciliation Act in the year 2019 in India makes the parties in the arbitration duty bound to keep the utmost confidentiality of the process. So ये 2019 में जो Arbitration और Conciliation Act है उसमें amendment की गई है, उस amendment के according जो parties हैं arbitration के टाइम की, उन parties को उन पार्टीज़ के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने इस पूरे आर्बिट्रेशन प्रोसेस की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करके रखें। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने केस के जो डिटेल्स हैं या जो सीक्रेट्स हैं या मिन्यूट्स हैं उनको आगे लीक आउट ना करें, उनको अपने तक ही सीमित रखें। Then fifth advantage is binding. So decision made at the end of the arbitration process draws a sense of culmination because of several factors such as the agreement between the parties, inclusion of legality, non-appealable condition of the arbitral award, etc. So यहाँ पे जो हमारा डिसीजन आता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, जो भी जजमेंट आता है वो बाइंडेड, वो उसके लिए दोनों पार्टीज बाइंडिंग हैं, उनको वो मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है, इसके अलग अलग रीजंस, जैसे हमने पढ़ लिया कि दोनों पार्टीज़ ने आपसी सहमति से ही तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था। तो जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट करते टाइम उसको अपनी सहमति दी है कि हाँ ठीक है, अगर ये पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं आर्बिट्रेटर, हम इसकी बात सुनेंगे, तो लेटर ऑन जब वो डिसीजन देगा तो वो लोग उसकी बात मानते हैं। तो और ऑब्वियसली जो आर्बिट्रेटर है वो भी लीगल प्रोसेस को फॉलो करके ही सारे लीगल दाव पेच देख के और फिर ही डिसीजन देता है। उसका भी ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह का कोई लॉ जो है वो वायोलेट ना हो। सो इसलिए जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली बाइंडिंग होते हैं दोनों पार्टीज़ पे। देन इट इज़ इनफॉर्मल प्रोसेस। सो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बाय नेचर देखा जाए तो ये काफ़ी इनफॉर्मल प्रोसेस है। द सेटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रोसीजर इज़ इनफॉर्मल एंड इज़ सूटेबल फॉर डिस्कशन। सो किस टाइम पे जो है वो डिस्कशन की जाएगी उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लेके, पार्टीज़ का आना
डिस्कस करना, ये सब जो है ये इनफॉर्मली ही उनका आपस में आपसी सहमति के साथ डिसाइड किया जाता है। इसमें किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जबकि एज़ कम्पेयर टू जैसे कोर्ट है, अगर आप अपना केस कोर्ट में रेफ़र कर देते हैं तो वहाँ पे आपको कोर्ट की तरफ से जो नेक्स्ट डेट दी जाती है, आपको उसी डेट और उसी टाइम पे पहुँचना कंपलसरी है। उसमें आपसे नहीं पूछा जाता है या पार्टी से नहीं पूछा जाता है कि आपको कौन सी डेट सूट करेगी, क्या टाइम सूट करेगा। जबकि आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज एज वेल एज आर्बिट्रेटर जो है वो आपस में मिल के डिस्कशन करके अपना जो टाइम जो है उसको डिस्कस करके ही डिसाइड करते हैं। तो ये काफ़ी एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। देन वी हैव लिमिटेशंस ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इफ़ आर्बिट्रेशन इज़ बाइंडिंग बोथ साइड्स गिव अप देयर राइट टू एन अपील। अगर आर्बिट्रेशन इस तरह की है विच इज़ बाइंडिंग इन नेचर, यानी कि दोनों पार्टीज़ को बात माननी ही पड़ेगी जो भी डिसीजन आएगा, तो उस केस में दोनों पार्टीज़ का जो राइट टू अपील होता है कि अगर उनको वो लग रहा है कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन सही नहीं, अगर किसी पार्टी को लगे कि डिसीजन जो है वो सही नहीं आया है, तो उसका वो अपील आगे फर्दर अपील करने का जो राइट है वो उसको गिव अप कर देंगे, ऑब्वियसली वो ख़त्म हो जाएगा। देन आर्बिट्रेशन प्रोसेस में नॉट बी अ फास्ट बट इट मे नॉट बी इन एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज़ अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। सो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कई बार ऐसा होता है कि अगर आर्बिट्रेशन के पूरे प्रोसेस में हमने एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए, यानी कि हमने एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किया हुआ है, तो उस केस में जो डिसीजन आता है कई बार उसमें भी डिले हो जाता है। और ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर ज़्यादा हैं, सो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इनएक्सपेंसिव हो, वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। Then judgment is often arbitrary and ill-advised as the arbitrators are not well versed with the economic and technical aspects of industry. So कई बार जो आर्बिट्रेटर की जजमेंट है वो उसने कहा कि वो रॉन्ग भी हो सकती है। रीज़न बीइंग कि आपने जिस पर्सन को अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है वो पर्सन जो है वो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इकोनॉमिक और टेक्निकल आस्पेक्ट से इतना वेल वर्स्ड नहीं है, उसको इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो अगर आपने ऐसे किसी पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया तो जजमेंट जो है वो रॉन्ग आने के भी चांसेस होते हैं। देन लास्ट वी हैव आर्बिट्रेटर्स आर ऑफन बायस्ड अगेंस्ट लेबर एंड देयर अवार्ड इज देयर फॉर यूजुअली नॉट इन इट्स फेवर। यूजुअली उसने का देखा गया है कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास रेफर करते हैं तो उस केस में जो आर्बिट्रेटर हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वो बायस्ड रिजल्ट्स ही देते हैं, बायस्ड डिसीजन देते हैं, और वो यूजुअली डिसीजन उनके एम्प्लॉयर के ही फेवर में होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो लेबर है उसके साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन। थैंक यू।